नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास है और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का जो हम लोगों का विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे ये राज्यों का पुनर्गठन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निश्चित ही आता है। एक प्रश्न तो निश्चित ही रहता है राज्यों के पुनर्गठन से। तो राज्यों के पुनर्गठन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जब आज़ादी के पहले स्वतंत्रता के पहले राज्यों के पुनर्गठन के बारे में मांग होती रही है। आज़ादी के बाद इसमें तेज़ी आती है, तो स्वतंत्रता के बाद इस मांग को तेज़ी से बढ़ाई जाती है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। आज़ादी के पहले भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाती थी। भाषा के आधार पर मांग की जा रही थी, लेकिन होता क्या है कि जब भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, तो इस मांग में जो है और वृद्धि होती है, यानी कि तेज़ी दिखाई पड़ती है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों की पुनर्गठन की मांग में जो है वो तेज़ी आती है। मांग तो पहले से भी हो रही थी भाषा के आधार पे, ये तो तेज़ी आज़ादी के बाद आती है जब भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी ही उस समय थी, तो कांग्रेस जो है भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन करती थी। यानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग का समर्थन करती थी। और इस दल ने मतलब किसने, कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषी जो जनता थी उस समय, उनके दबाव में आके कांग्रेस पार्टी उन लोगों के प्रभाव में आके या उनके दबाव में आके नवंबर 1947 में, कब, नवंबर 1947 में जो है, नवंबर 1947 में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन को मांग को मान लेती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी मान लेती है। मानने के बाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे उस समय, एस के दर, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद और एस के दर आयोग। तो एस के दर जो थे अध्यक्ष थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है कि ये जो मांग की जा रही है इस पे विचार करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आयोग बनता है, दर आयोग, एस के दर आयोग, इसका कार्य होता है कि मेनली विशेषकर दक्षिण भारत में उठी इस मांग की जांच करना, ये मांग कहाँ तक जायज़ है, इसकी जांच करना एस के दर कमेटी का काम था। जांच में था क्या कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है या नहीं है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो आवश्यक है या नहीं है, ये काम था इसके दर कमेटी का, जांच करना। इस दर आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को प्रस्तुत करता है। चूँकि उस समय संविधान सभा ही सर्वोपरि थी, आज़ादी के बाद संविधान सभा के पास ही पूरे पावर थे। तो ये दर आयोग जो बनता है, इसने ये 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट जो है संविधान सभा को प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया था, इसको आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग हो रही थी, तो दर आयोग ने क्या किया, जांच करना इसकी जिम्मेदारी, इसने जांच किया
और फाइनली 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है दर आयोग, जिसमें कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन उचित नहीं है। विरोध किया इसने कि उचित नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। पुनर्गठन किया जा सकता है किसके आधार पे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो आपको दर आयोग याद रखना है कि भाषा के आधार पे तो इसने विरोध किया, किंतु प्रशासनिक सुविधा के आधार पे इसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। अब दर आयोग आपको याद रखना है कि कौन थे ये, और इनका इस कमेटी का यानी कि एस.के. दर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसका काम क्या था, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। तो रिपोर्ट में तो कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं होगा, किंतु प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है। अब जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट का विरोध होना शुरू हुआ। इस दर आयोग की जो रिपोर्ट आई तो उसका तीव्र विरोध शुरू हुआ देश में। विरोध होने के पश्चात कांग्रेस ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों के मामले, पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 नाम हैं, महत्वपूर्ण नाम हैं। आपको याद रखना है कि दर आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद जब विरोध शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि इन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक कमेटी गठित करती है, इनकी समिति गठित करती है। ये जो समिति होती है, ये समिति अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट देती है। काम वही है कि भाषा के आधार पर उचित है या नहीं राज्यों का पुनर्गठन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, JVP कमेटी भी बोलते हैं इसको। तो इनकी जो रिपोर्ट आती है वो अप्रैल 1949 में आती है, और रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। यहाँ भी क्या किया जा रहा है? अस्वीकार। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। ये जो कमेटी बनती है 3 लोगों की, ये भी अस्वीकार कर देती है। ठीक है, लेकिन साथ में रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनभावना व्यापक रूप से इस मांग को उठाती है, तो लोकतांत्रिक देश होने के कारण जनभावना का आदर करते हुए इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। पहले तो अस्वीकार कर दिया, फिर कहा कि अगर जनभावना बढ़ती है और जनभावना इस मांग को उठाती है तो अपना लोकतांत्रिक देश, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश होने की वजह से इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कहा गया कि इसमें JVV, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों की जो समिति बनी थी, इसमें कहा गया। अब होता क्या है कि इस समिति की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो रिपोर्ट जब प्रकाशित होती है तो उसी समय जो है मद्रास प्रांत में, मद्रास में रहने वाले जो तेलुगु भाषी लोग होते हैं मद्रास के, ठीक है, वो आंदोलन शुरू कर देते हैं, नए राज्य के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं। और इसी आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो जिनका प्रमुख नाम है, जहाँ से प्रश्न आता है, उनका नाम होता है पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू, ये नाम याद रखिएगा। ये जो मद्रास प्रांत में आंदोलन शुरू होता है नए राज्य के लिए भाषा के आधार पे, तो उस आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो पोट्टी श्री रामल्लू होते हैं। पोट्टी श्री रामल्लू ये अनशन पे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। और
आमरण अनशन पे बैठने के बाद 56 दिन, इन दिनों को भी याद रखना है कि 56 दिन के लगातार आमरण अनशन पे के बाद जो है 15 दिसंबर 1952, 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 ये तिथि है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? रमल्लू की। मद्रास प्रांत के थे, मद्रास प्रांत के थे और ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नए राज्य की स्थापना पुनर्गठन के लिए जो है ये अनशन पे बैठते हैं और 56 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रमल्लू की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद जो है आंदोलन और तेज होता है, इनके मरने के बाद आंदोलन और तेज होता है। तो आंदोलन जब बढ़ रहा होता है तो इस आंदोलन के मतलब कह सकते हैं कि इसके फलस्वरूप या इसके प्रभाव स्वरूप जो है 19 दिसंबर 1952, 19 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर के बाद की जस्ट डेट है 19 दिसंबर 1952 की तिथि है कि को उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पे चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो 19 दिसंबर 1952 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश, पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करते हैं। ठीक है, कब करते हैं ये? 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश घोषणा करते हैं। और इस तरह जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। 1953, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को पृथक आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। किसके आधार पे? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। अब आपको याद रखना है कि जितना भी ये भाषा के आधार पर नए राज्य की स्थापना की मांग हो रही थी, जिसके लिए कमेटी बनाई गई, दर आयोग बनाया गया, फिर उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी 3 लोगों की, तो उसके बाद ये पुट्टी श्री रमल्लू अनशन पे बैठते हैं आंध्र प्रदेश के लिए। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद आंदोलन और तेज होता है। फाइनली 19 दिसंबर 1952 की तिथि आती है। इसके बाद कि आंध्र प्रदेश नाम से राज्य का गठन की बात की जाती है और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बनता है। प्रश्न यही आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी उनको भी हम देख ले रहे हैं। प्रश्न आपका यही, आंध्र प्रदेश जो पहला गठित राज्य है, यहीं से प्रश्न आया करता है अक्सर, और दर आयोग के बारे में भी पूछा करता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड जज थे जिनके नेतृत्व में बना था। तो आपको दर आयोग याद रखना है। इसके बाद दर आयोग की सिफारिशें याद रखनी है। अब देखते हैं हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग, सरकार द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपनी सिफारिशें देता है, तो उसकी सिफारिशें क्या होती हैं देख ले रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 ये डेट तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के कारण जो है भारत में भाषा के आधार पर जो है निश्चित हो गया कि भाषा के आधार पर जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार जो होती है वो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब गठित करती है सरकार। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? न्यायमूर्ति फजल अली।
न्यायमूर्ति फजल अली, आपको ये नाम भी याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली बनाए जाते हैं। ये आयोग जो होता है, फजल अली का आयोग जो होता है, ये अपनी रिपोर्ट जो है 1956 में सरकार को सौंपता है। 53 में गठन हो रहा है, 1956 में अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपता है। ये कब दे रहा है रिपोर्ट? 1956 में। उसमें सिफारिश क्या करता है? उसमें ये कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग कि केवल भाषा व संस्कृत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी सिफारिशें भी महत्वपूर्ण है कि केवल भाषा व संस्कृत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। राज्यों के पुनर्गठन के समय जो है और भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन के समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाओं के सफल बनाने की क्षमता, इन सभी बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कौन कह रहा है? फजल अली कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने क्या किया कि ABCD ये जो राज्यों का वर्गीकरण था कि कुछ राज्य A श्रेणी में थे, कुछ B श्रेणी में थे, कुछ C में थे और D में थे, तो ये जो वर्गीकरण किया गया था इसको समाप्त करके भारतीय संघ को, ठीक है, 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ABCD वर्ग जो बना था उस समय, उसको समाप्त करके जो भारत संघ था उसको 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर देना चाहिए। याद रखिएगा ये जो 4 वर्ग थे पहले से चले आ रहे थे ब्रिटिश शासन के दौरान से। ABCD ए में कुछ राज्य थे, B में कुछ राज्य थे, तो कहा कि इनको समाप्त करके भारत को जो है 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर देना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जा रही है, सिफारिश कर रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग। बाद में केंद्र सरकार जो होती है वो इस आयोग की सिफारिशों में कुछ थोड़े बहुत संशोधन करके इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो होता है वो संसद द्वारा पास कर दिया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये संसद द्वारा पास कर दिया जाता है। ठीक है, पास कर दिया जाता है। अब पास हो गया, इसके बाद इस अधिनियम के पास होने के बाद भारत में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, वही थोड़ा सा जो परिवर्तन किया ना, जो फजल अली आयोग बना था, तो इसने जो सिफारिश की थी कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देना चाहिए, तो बाद में संसद जो है थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिए इस चीज़ को। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद की घटनाक्रम है, उसकी सिफारिशें थी, थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब राज्यों का जो पुनर्गठन होता है उनके बारे में हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा, कि उनकी स्थापना और उस राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उसको देख ले रहे हैं। कि जैसे अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ 20 फरवरी 1987। ठीक है, आधार क्या रहेगा? वही रहेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर ये राज्य बनता है 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है, उसके नाम का अर्थ क्या है? अरुणाचल प्रदेश के नाम का अर्थ होता है उषाकालीन प्रकाश वाले पर्वतों का देश। भाई पर्वत ही हैं ऊपर अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अरुणाचल प्रदेश का, तो उषाकालीन प्रकाश वाले पर्वतों का देश। ठीक है,
तो पूरे राज्य तो हम लोग नहीं देखेंगे, वो आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, उनकी स्थापना देख ले रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे मिलाने के लिए आया करता है कि किसका गठन कब हुआ था। तो 20 फरवरी 1987। नाम का अर्थ होता है कि उषाकालीन प्रकाश वाले पर्वतों का देश। असम का गठन किया गया, इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन के आधार पे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पे असम की स्थापना होती है 1956 में। ठीक है, असम आसान है याद करना, असम 1956। ठीक है, असम का अर्थ होता है अद्वितीय। ठीक है, असम का अर्थ जो होता है, इस राज्य का जो अर्थ है अद्वितीय। इस दूसरा जो अर्थ है, पहाड़ों और घाटियों के कारण जो यहाँ की भूमि थी वो सम नहीं थी, यानी कि असम, जो सम ना हो, समान ना हो, तो असम नाम वहाँ से आया, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बराबर नहीं थी, सम नहीं थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते ही हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, और 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है वो अस्तित्व में आता है। 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा कि गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। वर्तमान आंध्र प्रदेश कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अर्थ आंध्रों का देश। यहाँ पे तेलुगु भाषी लोगों का बाहुल्य था, ये भी आप जानते हैं। उड़ीसा पहले से ही था, 1949 में बना था, 19 अगस्त 1949 को बना था, उड़िया लोगों की भूमि थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ। उत्तर प्रदेश कब बना, 26 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950। इसका अर्थ उत्तर प्रदेश का अर्थ होता है उत्तर में स्थित देश, उत्तर में स्थित देश। दूसरा अर्थ ये है कि उत्तरी क्षेत्रों का बौद्धिक नेतृत्व करने वाला प्रदेश, बुद्ध की जन्मस्थली। ठीक है, कर्नाटक 1956 में आता है। कर्नाटक और मैसूर। ठीक है, तो 1956 में मैसूर का गठन किया गया। 1956 में मैसूर का पहले गठन होता है, और इसके बाद 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक राज्य बनता है। पहले कौन आता है, मैसूर, और उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, मैसूर और कर्नाटक। मैसूर 1956 में और 1973 में कर्नाटक। सब तो आपको नहीं याद करने हैं, हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, उसके बाद मेन जो है उन पर चर्चा कर लेंगे, कौन कौन से हमको याद रखने हैं। कर्नाटक 1973 में, और कर्नाटक शब्द जो आया तो वो कुरुनाडु शब्द से कर्नाटक बनता है। ठीक है, जिसका कुरुनाट का जो अर्थ होता है वो मध्य उच्च भूमि होता है, कुरुनाट का अर्थ, तो वहीं से कर्नाटक आता है। केरल राज्य जो है 1 नवंबर 1956 को बनता है। ठीक है, केरल जो बना वो केरा से बना। केरा का अर्थ नारियल होता है। ठीक है, नारियल के वृक्षों की भूमि, नारियल बहुतायत में पाया जाता है केरल में, तो वहीं से केरा निकला, और केरा से केरल निकला। दूसरा होता है कि मतलब दूसरा केरल का जो अर्थ होता है ये होता है कि चेरलम शब्द है, उससे जो है केरल की उत्पत्ति हुई। चेर का आशय जो है वो पाना या जोड़ना होता है, चेर का आशय। ठीक है, और वहीं से जो है ये केरल आता है। वह भूमि कह सकते हैं कि वह भूमि जो समुद्र से प्राप्त होकर जोड़ी गई हो। केरल के आसपास समुद्री एरिया है। गुजरात 1 मई 1960, गुजरात आपको याद रखना है। गुजरात कब बनता है, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960, ये आपको याद रखना है। 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना होती है। गुर्जरों का राष्ट्र, गुर्जरों से गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात के बाद गोवा 30 मई 1987,
गोवा 30 मई 1987। आपको गुजरात और गोवा दोनों याद रखने हैं। गुजरात 60 में बनता है और गोवा 87 में बनता है। ये मिलाने के लिए आया करता है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का क्रम क्या है, ये प्रश्न पूछा करता है। तो आपको वहाँ पे अगर कुछ राज्य क्लियर हैं तो आप आसानी से मिला लेंगे। वहाँ पे आपको याद रखना है कि गुजरात की स्थापना और गोवा की स्थापना, गुजरात पहले है 1960 में और गोवा 1987 में है। ठीक है। जम्मू कश्मीर बनता है 26 अक्टूबर 1947। अब वर्तमान में तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पर इसकी जो स्थापना होती है वो 26 अक्टूबर 1947। जनरली पूछता कैसे है कि पूछने का क्रम ये होता है कि ये आज़ादी के बाद जो राज्य बने हैं उनको पूछता है। यहाँ हम लोग स्टार्टिंग से देख ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद जो है तमिलनाडु 1969 में बनता है। ठीक है। तमिलनाडु यानी तमिल भाषी प्रदेश, तमिलों का बाहुल्य था। त्रिपुरा 1972 में बनता है। ठीक है। त्रिपुरा जो होता है, जो त्रिपुरा नाम आता है तो ये त्रिपुर नामक शासक द्वारा बसाया गया होता है, वहीं से नाम निकल के आता है। नागालैंड को याद रखना है, नागालैंड, गुजरात, गोवा, नागालैंड, ये भी महत्वपूर्ण राज्य है परीक्षा की दृष्टि से। 1961 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1961 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन 1 दिसंबर 1963 को ये मतलब ऑफिशियली कह सकते हैं कि विधिवत जो है राज्य घोषित किया जाता है। कौन? नागालैंड, नागाओं की भूमि, नागाओं की भूमि से नागालैंड आता है। पंजाब 1 नवंबर 1956 को बनता है। ठीक है। और पंजाब जो नाम आता है वो ये 2 फारसी शब्द होते हैं, पाँच और आब। ठीक है। अर्थात पानी से बना है, पाँच और आब, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का प्रदेश। 5 नदियों के प्रदेश से जो है पंजाब शब्द आता है। बिहार, ये बिहार जो है 1936 में मतलब पुनर्गठन होता है और 1956 में भी 1936 में पृथक राज्य बना। कौन? पंजाब। बाद में पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में इसका पुनर्गठन होता है। ठीक है। तब मणिपुर 1972, महाराष्ट्र 1960, महाराष्ट्र 1960 याद रखना है कि महाराष्ट्र का गठन कब होता है। महाराष्ट्र 1960 में महाराष्ट्र का गठन होता है। ठीक है। 1960 महाराष्ट्र जो शब्द आता है, महाराष्ट्र, तो कह सकते हैं महाराष्ट्र के लिए कि महाराष्ट्र यानी कि महा अर्थात महान, महान या श्रेष्ठ। ठीक है। अर्थात गौरवशाली अतीत होने के कारण ये महाराष्ट्र बनता है। इसका अतीत जो था वो गौरवशाली था, वहीं से महाराष्ट्र की उत्पत्ति होती है। मिजोरम 1987 में बनता है। मिजोरम 1987 में मिजोरम का गठन होता है। ठीक है। मिजो का आशय होता है पहाड़वासी, अर्थात पहाड़ियों की भूमि, वहीं से मिजोरम शब्द निकल के आता है। मिजोरम के बाद मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। ठीक है। मेघालय 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। किसको? मेघालय को। सिक्किम को मिलता है 26 अप्रैल 1975 को। सिक्किम कब बनता है? 1975 में सिक्किम बनता है। उसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है, हरियाणा का। हिमाचल प्रदेश 1971। इसके बाद 3 राज्य बनते हैं जो लास्ट में, वो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये 2000 में बनते हैं।
छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, और इसके बाद तेलंगाना 2014। इसके बाद फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को बांट के इसको केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया जाता है, जो वर्तमान तक की स्थिति यही है। तो ये हम लोगों ने कुछ राज्य देखे, उनकी स्थापना देखी। इसमें आपको याद रखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम और हरियाणा। ये 7-8 जो भी राज्य हैं, इनकी स्थापना आपको याद रखनी है। प्रश्न अगर मिलाने के लिए भी आएगा तो इन्हीं राज्यों से मिलाने के लिए आएगा, अगर आएगा तो मिलाने के लिए इन्हीं में से आएगा। ये पूछता है कि इनकी स्थापना का क्रम क्या है, ठीक है। वो बीच से भी दे सकता है और क्रम से भी दे सकता है। तो इनको आप लोग क्रम से इसको लिख के अच्छे से क्लियर कर लीजिए सीरियल से, कि ये प्रश्न अगर यहाँ से आए तो गलत ना हो। ये आपको याद रखना है कि किस राज्य की स्थापना किस क्रम में होती है, और उसमें जो हमने भी बताए उन राज्यों पर विशेष ध्यान देना है कि वो ना गलत हो, उनकी स्थापना का क्रम ना गलत हो, ये ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो राज्यों का वर्गीकरण पहले था वो का, खा, गा, घा, इनमें भी विभाजन किया गया था राज्यों का। कुछ राज्य का वर्ग में थे, कुछ खा वर्ग में थे, कुछ गा वर्ग में थे और कुछ घा वर्ग में थे। एक हम लोग देख ले रहे हैं कि का वर्ग में, हालांकि प्रश्न अभी तक बना नहीं है यहाँ से, फिर भी एक जानकारी के लिए कि जो महत्वपूर्ण राज्य थे जैसे कि बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, संयुक्त प्रांत है अपना, ठीक है, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, ये सभी का वर्ग के राज्य थे। इसी तरह जो खा वर्ग में थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, सौराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान खा वर्ग में थे, और गा वर्ग में त्रिपुरा, अजमेर, मणिपुर यानी पूर्वोत्तर वाले, ठीक है, और भोपाल मध्य में था, भोपाल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश सब गा वर्ग में थे। और घा वर्ग में 2 थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र, जो मतलब बाहर से अर्जित किए गए, ये थे। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से देख ले रहे हैं कि जो ये राज्यों का गठन होता है, भारतीय संविधान में इसकी बात कहाँ पे की गई है राज्यों के गठन की। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद 3 संबंधित है, ये किसी राज्य के पुनर्गठन, तो किसी राज्य का पुनर्गठन जो है इसी अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। और जो राज्य का पुनर्गठन होगा वो संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखना है आपको कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो संसद के साधारण बहुमत से होगा, साधारण बहुमत। ये भी अभी आगे हम लोगों को मिलेगा, बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो पर यहाँ पे यही याद रखना है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का पुनर्गठन होता है, और जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो संसद साधारण बहुमत से करेगी, ठीक है। साधारण बहुमत से जो होने वाला जो संविधान संशोधन होता है उसको संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, ठीक है। साधारणतया जो संवैधानिक भाषा में कहा जाता है, पर ये इसका जो पुनर्गठन होता है वो साधारण बहुमत से होता है। आपको ये रखना है कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा है वो साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन होता है वो आंध्र प्रदेश के बाद जो है उसमें तेलंगाना राज्य आता है। तो जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 होता है तो उसको राष्ट्रपति द्वारा जो है 1 मार्च 1914 को स्वीकृत मिल जाती है, ठीक है। और जब स्वीकृत मिल जाएगी तो प्रकाशित होकर वो अधिनियम बन जाएगा। ये जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2014 था, इसी के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य को जो है पुनर्गठित किया गया था, और इसको जो है सीमांध्र और तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश हम 2014 की बात कर रहे हैं, इसको बांटा जाता है सीमांध्र और तेलंगाना, 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। पुनर्गठन विधेयक 2014 जो होता है, या कह सकते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं
उससे पहले यही तेलंगाना राज्य नवीनतम राज्य होता है। तो ये भारत का जो है कौन सा राज्य था? तेलंगाना। ये 29वां राज्य बना था उस समय। वर्तमान में जब देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो है 42 लोकसभा सीटें हैं। 42, वर्तमान आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। कब? इनके बनने के पहले 42 थी, लोकसभा की 42 सीटें थी। जब ये बढ़ जाता है तो 25 सीटें जो हैं सीमांध्र में और 17 सीटें जो हैं तेलंगाना में आ जाती हैं। 25 लोकसभा सीटें सीमांध्र में चली जाती हैं और 17 तेलंगाना में चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आंध्र प्रदेश राज्य था, बंटवारा होता है। सीमांध्र, इसी को अभी साधारण तौर पे आंध्र प्रदेश के नाम से ही जान रहे हैं हम लोग, और तेलंगाना ये नया राज्य बनता है। तो लोकसभा सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो 25 लोकसभा सीटें सीमांध्र के पास है और 17 तेलंगाना के पास। जो वहाँ की विधानसभा सीटें थी आंध्र प्रदेश की, उसमें 119 सीटें जो हैं वो तेलंगाना को मिलती हैं। 119 सीटें तेलंगाना के पास हैं। ठीक है, 119, पहले 294 थी। ये निश्चित किया जाता है कि जो हैदराबाद है वो 10 वर्षों के लिए, हैदराबाद 10 वर्षों के लिए जो है दोनों की राजधानी रहेगा। सीमांध्र और तेलंगाना की जो राजधानी होगी वो हैदराबाद होगी और 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष बाद जो है दोनों की अपनी अपनी अलग अलग राजधानियाँ हो जाएंगी। ये देखिए हम लोग, ये आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर जो व्यवस्था की गई है। अब हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो जहाँ से प्रश्न बन भी जाते हैं तो उनको भी देख ले रहे हैं। देसी रियासतों का विलय कब हुआ था? ठीक है, तो जो सर्वाधिक विलय होता है वो 1947 में होता है। सर्वाधिक विलय कब होता है? देसी रियासतें जब भारत संघ में शामिल होती हैं वो होता है 1947। एक शब्द आया करता है प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स, प्रिवी पर्स, इसके बताने का मतलब अभी स्पष्ट हो जाएगा। प्रिवी पर्स का अर्थ होता है राजशाही। राजशाही, यहाँ पे पहले तो राजा लोग ही होते थे। ठीक है, राजशाही व्यवस्थाएं चलती थी, उसी के लिए शब्द है प्रिवी पर्स। इसको समाप्त किया जाता है आज़ादी के बाद, इसको समाप्त किया जाएगा क्योंकि लोकतांत्रिक देश हम मतलब अपना देश लोकतांत्रिक हो जाएगा। तो ये जो प्रिवी पर्स समाप्त होता है किस संविधान संशोधन द्वारा होता है? ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि जो भारत में जो प्रिवी पर्स व्यवस्था थी वो किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त की जाती है? तो उसके लिए है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1971 में होता है। कब होता है? 1971। और इसी के द्वारा जो है भारत में प्रिवी पर्स व्यवस्था यानी कि राजशाही व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। ये आपको याद रखना है कि प्रिवी पर्स व्यवस्था भारत से किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त की जाती है। प्रश्न आ चुका है ये। तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भारत से प्रिवी पर्स व्यवस्था अर्थात राजशाही व्यवस्था समाप्त की जाती है। पहला राज्य कौन सा बना था वो तो आप जान ही रहे हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था उसके द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये चीज़ भी आपकी क्लियर है। 14 के बाद 15वां राज्य, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, पर 15वां राज्य कौन सा बना था ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अभी पूछा नहीं गया है, पर पूछा जा सकता है कि 15वां राज्य कौन सा बना था। तो 15वां राज्य जो बना था वो था गुजरात। ठीक है, 15वां राज्य गुजरात बना था। गुजरात कब बना? गुजरात 1960 में बना। ठीक है, गुजरात जो है 1960 में बना था। 1960 के बाद लास्ट
ज़रूरी होता है लास्ट में जो राज्य बने। तो 26, 27, 28वें राज्य कौन से थे, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया था उस समय जब इनका गठन हुआ था। तो 26वां 27वां राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 26वां कौन सा था, छत्तीसगढ़, और 27वां उत्तराखंड, और लास्ट 28वां झारखंड। ठीक है, 26, 27, 28, 26, 27, 28। 26वां था छत्तीसगढ़, 27वां झारखंड, तो सॉरी 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड, और 29वां राज्य तेलंगाना। तेलंगाना स्थापना इनकी नहीं पूछेगा, तो ये तीनों राज्य 2000 के हैं और 2000 के तीनों हैं। 2014 का तेलंगाना है, आपको याद रखना है। और तेलंगाना के बाद जो है हाल ही में जो नवीनतम काम किया गया वो जम्मू कश्मीर राज्य था। धारा अनुच्छेद संबंधित था इससे 370 पहले, तो अतीत की बात हो गई। आर्टिकल 370 370 ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और ये 2 भागों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये नवीनतम घटनाक्रम है राज्यों की स्थापना का, जो आपको याद रखना है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अक्सर मिलते हैं, इसलिए आपको जो है इनको याद रखना है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके लिए जो कमेटियाँ बनती हैं उन पे आपको ध्यान देना है कि उसकी सिफारिशें क्या होती हैं, और इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।